नमस्कार, YouTube के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज़ के द्वारा जो टॉपिक्स सिर्फ एक हेडलाइन के रूप में बन के रह जाते हैं, जिनके अंदर की बहुत सारी चीज़ें समझनी आवश्यक है, लेकिन आज के इस दौर में जहाँ पर केवल खबरों की हेडलाइन की वैल्यू है, उसी को चलाया जाता है और वो भी अगले दिन पुरानी हो जाती है। तो हम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो केवल हेडलाइन बन के रह गए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और एक सामान्य ज्ञान के नज़रिए से भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, जब 11 मार्च को सीए की नोटिफिकेशन जारी की गई तो देश में एक हिस्से में बहुत सारी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कुछ ऐसे लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी जिन्हें सीए का मतलब भी नहीं पता, जिनको कभी कोई फ़ायदा भी नहीं होगा उससे, जिनको ये भी नहीं पता कि नुकसान किसका हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो एक हिस्से में खुशी फैली, वहाँ जायज़ था। देखिए, जहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्योंकि उनको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। लेकिन इसी देश के एक बहुत बड़े हिस्से में, जहाँ पर बहुत सारी आबादी है, उत्तर पूर्व, खास करके आसाम में, इसके प्रति क्या हुआ? बहुत विरोध हुआ और विरोध हो रहा है। और जैसा कि असम का इतिहास है, जो उनका विरोध करने का कारण है वो बहुत समय तक होता रहेगा। तो यहाँ पर खुशियाँ मनाई गई और वहाँ पर विरोध चल रहा है। हमें देखना है कि आखिर वहाँ पर विरोध क्यों हो रहा है। उसके लिए हम कुछ प्रोविजंस को देखेंगे और असम के इतिहास को समझेंगे। तो देखिए, ये 1955 का जो ओरिजिनल कानून जब पास किया गया 30 दिसंबर 1955 को, तो इसमें एक टर्म यूज़ की गई थी, अवैध प्रवासी। किसी विधि मान्य पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज और ऐसे अन्य दस्तावेज या प्राधिकार के बिना जिसने भी भारत में प्रविष्ट किया है, वो क्या माना जाएगा? अवैध प्रवासी माना जाएगा। ये 1955 के एक्ट में ही कह दिया गया था। यहाँ पर किसी धर्म विशेष, किसी और चीज़ का कुछ भी हवाला नहीं है। लेकिन जो नया एक्ट आया 2019 का, उसमें इसी प्रोविज़न में चेंजेस किया गया है कि अवैध प्रवासी कौन होंगे। तो देखिए, परंतु अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान, इन 3 जगहों से गैर मुस्लिम जो भी धर्म है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्ति को जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रविष्ट हो गया था, उसको क्या नहीं किया जाएगा? अवैध प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा। तो ऐसी दिक्कत आसाम में क्यों है? अवैध प्रवासी से उन्हें ही क्या इशू है, बाकी भारत को क्यों नहीं है? इसी बात को हमें समझना है। तो पहले अवैध प्रवासी क्या थे? सभी थे। अब क्या हो गया? सिर्फ इन लोगों को छोड़ के बाकी अवैध प्रवासी रह गए। तारीख भी 31 दिसंबर 2014, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी जिक्र करेंगे। इससे भी क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये 2 प्रोविज़न जो चेंज किए गए, और भी बहुत है, लेकिन उसमें बढ़ने से पहले हम समझेंगे असम का इतिहास कि इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम असम में क्या है और क्यों है। तो एक असम में साम्राज्य हुआ, अहोम साम्राज्य, जिसके बारे में सभी जानते हैं। अहोम साम्राज्य ने ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपर बहुत लंबे समय तक राज किया, कम से कम 800 साल माना जाता है। पीक माने तो 300-400 साल बहुत पीक पे राज किया। बिल्कुल मुग़ल अंपायर के साथ में राज कर रहे थे। मुग़ल साम्राज्य उसको हथियाना भी चाहता था। 1671 में सराय घाट का युद्ध होता है ब्रह्मपुत्र घाटी पर। एक तरफ थे अहोम नायक लचित बुरफकून और दूसरी तरफ थे मुग़ल आर्मी को लीड करते हुए जयपुर घराने के राजा राम सिंह फर्स्ट। दोनों में युद्ध होता है, बहुत लंबा युद्ध चलता है, कई बार हार जीत ऊपर नीचे होती है, लेकिन अंत में विजय अहोमों की होती है। अहोम तब उस समय अपने साम्राज्य को बचा ले जाते हैं, लेकिन नियति बहुत देर तक उनका साथ नहीं देती और 100-150 साल के बाद, यानी कि 1870 के आसपास, भारत के पड़ोसी म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता था, वहाँ पर भी एक ऐसा ही राजा का उदय होता है जो चाहता है कि जो उसके साथ लगता क्षेत्र है उस पर वो कब्जा कर ले, वहाँ के रिसोर्सेज को हासिल कर ले। और वो क्या करता है?
वो युद्ध लड़ता है और 1817 में असम को, मणिपुर को, कछार का जो एरिया है उस सारे एरिया को क्या करता है, वो कब्जा कर लेता है। और देखिए ये असम है, इस पर बर्मीज एम्पायर लिखा हुआ है 1822 में। तो 1817 में उसे जीतता है, 1822 में पूरा यहाँ पर बर्मीज एम्पायर हो गया, मैप वगैरह छप गया है, सब कुछ सारे रिसोर्सेज पर अधिकार हो गया। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ब्रिटिश भारत में अपनी सत्ता को फैला रहे थे, अफ़गानिस्तान से युद्ध करना चाहते थे। अभी उनके पास अवध नहीं आया था, अभी उनके पास पंजाब नहीं आया था, अभी सिंध नहीं आया था, अभी बहुत सारा हिस्सा पेंडिंग था। मराठों के ऊपर भी अभी हाल ही में विजय प्राप्त की थी। तो उसके कारण, मराठों पर विजय होने के कारण अब उनको लगता था कि यहाँ पर भी हमारा ही राज होना चाहिए। और फिर 1824 में अंग्रेज़ों ने युद्ध लड़ना शुरू किया, किसके साथ, बर्मा के साथ। और युद्ध लड़ते लड़ते 1826 तक क्या होता है, बर्मा हार जाता है। फिर होती है ट्रीटी ऑफ यान्दुबू 1826 की। और जैसा कि ट्रीटी में होना निश्चित था, क्या किया अंग्रेज़ों ने, कौन सा हिस्सा लेना पड़ेगा उन्हें, उन्होंने असम, मणिपुर, कछार का एरिया उनसे, बर्मा से ले लिया और क्या किया, इस पर अपना रूल थोप दिया। तो देखिए अहोम किंगडम जो कि मुग़लों से अपने आप को बचा पाई थी, लेकिन बर्मा से नहीं बचा पाई। बर्मा फिर असम को अंग्रेज़ों से नहीं बचा पाया और अंत में अंग्रेज़ों के पास असम और ये सारा क्षेत्र चला गया। फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों को पता लगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर तो क्या है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उनको धीरे धीरे चाय के बारे में पता लगा, जो लोकल जनजातियाँ यूज़ करती थी। उनको लगा ये चाय भी हमारी होनी चाहिए। फिर उनके किसी सर्वे करने वाले ने बताया कि यहाँ पर तो ऐसा हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है। और आप देखिए जो पहला पेट्रोलियम का जो रिफाइनरी है 1899 में पूरे एशिया में सबसे पहले कहाँ होती है, डिगबोई, असम में। तो देखिए असम की इम्पोर्टेंस अंग्रेज़ों के लिए। तो उनको अब वहाँ पर चाय भी चाहिए थी, उनको तेल भी चाहिए था। लेकिन उनको ये भी लगा कि यहाँ पर जनजातियाँ बहुत अधिक हैं और इसलिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर कंट्रोल्ड एक्सेस होना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो सब लोग पहुँच जाओ, जैसा कि सदियों से उत्तर पश्चिम भारत का होता हुआ, जिसका मन करता था वो चला आता था और अपने अपने साम्राज्य बनाता हुआ चला गया। तो उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया, 1873 में एक रेगुलेशन पास की, ब्रिटिश ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन, BEFR कहा जाता है उसे, कि भारत के जो पूर्व क्षेत्र है, जो उसका फ्रंटियर है, वहाँ पर रेगुलेशन पार की। और वहाँ पर इनर लाइन परमिट, इस तरीके की चीज़ का कि वहाँ जाने के लिए एक इनर परमिट चाहिए होगा, उसकी प्रोविज़न किया। और ये चलता रहा धीरे धीरे, और सारा हिस्सा भारत के साम्राज्य में आता रहा, ब्रिटिश साम्राज्य में आता रहा, और बाद में वो सारा एज ए सक्सेसर स्टेट भारत सरकार को मिल गया। तो यहाँ पर इनर परमिट में ब्रिटिश सिटीजन, ब्रिटिश इंडिया के सिटीजन और औरों को भी, ब्रिटिश जो लोग थे उनको भी जाने की इजाज़त नहीं थी। बाद में उस टर्म को हटा के सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो देखिए असम का इतिहास कैसा चल रहा है, और यहीं पर ये रुकता नहीं है। फिर क्या होता है, भारत का हो जाता है विभाजन 1947 में, और असम का बहुत सारा हिस्सा, जिसमें खास करके सिलहेट डिवीज़न थी, वो चली जाती है बांग्लादेश के पास। लेकिन वहाँ पर स्टेबिलिटी आती नहीं है, क्योंकि तब वो बांग्लादेश ना होकर क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को एक उपनिवेश बनाना चाहता था अपना। वहाँ पर बंगाली भाषा की बजाय उर्दू भाषा को लागू करना चाहता था, जिसका वहाँ पर विरोध हुआ। जब जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तब तब शरणार्थी भारत की तरफ आए। 1965 के युद्ध में आए, 47 में तो आए ही, लेकिन पीक आई 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। और जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो उससे पहले बहुत सारे लोग सभी धर्मों के असम और बंगाल की तरफ आ चुके थे। और जब इतने सारे लोग आए तो जो वहाँ के मूल लोग थे उनको दिक्कत हुई,
उन्होंने कहा इतने लोग हम नहीं रख सकते। उसके लिए फिर वहाँ पर मूवमेंट शुरू होती है 1979 से लेकर 1985 तक। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई। उनका मानना था कि जो लोग भी 1951 के एनआरसी का इतिहास बहुत पुराना है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन 1951 में सभी भारत में किया गया था। उनका मानना था कि जो लोग 1951 के रजिस्टर में जिनका नाम है उनको असम में रहना दिया जाए, बाकी सबको निकाल कर असम से बाहर फेंक दिया जाए। 6 साल ये मूवमेंट चलती है और फिर अंत में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तब की तत्कालीन सरकार ने 1985 में एक अकॉर्ड साइन किया जिसे कहा जाता है असम अकॉर्ड। 1985 में तो राजीव गांधी ने कहा कि भाई जो आप मान रहे हो कि 1951 से पहले वाले सबको निकाल दिया जाए, बाद वाले सबको निकाल दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है, उतना डाटा भी नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन आए हैं, किसी भी प्रॉब्लम से आए हैं। तो एक काम करते हैं, 25 मार्च 1971 एक डेट लेते हैं, इससे पहले जो आए हुए हैं उनको भारतीय मान लेते हैं और बाकियों क्या करते हैं, निकाल दिया जाएगा। और इसके लिए क्या करेंगे, यही एनआरसी दोबारा से करेंगे। लेकिन ये होते 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 बहुत डिले होता गया और अंत में जाके 2019 में ये लिस्ट आती है जिसमें 19 लाख लोगों को क्या मिला, सिटीजनशिप नहीं मिल रही क्योंकि ये इससे बाहर है। और इसमें 7-8 लाख के आसपास मुस्लिम हैं, बाकी अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं। तो देखिए इतिहास आसाम का किस प्रकार से खेलता रहा। कभी मुगलों से लड़ाई हुई, कभी बर्मा के कब्जा हुआ, फिर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ। अंग्रेज़ों ने कोशिश भी की कि यहाँ पर ज़्यादा बाहर की पॉपुलेशन ना आए, लेकिन जब आज़ादी हुई उसके बाद शरणार्थी बढ़ते गए, 1971 के बाद बढ़ते गए। असम अकॉर्ड हुआ जो कि चाहते हैं कि केवल वहाँ पर मूल लोग रहे, वो 1951 से पहले वाले लोगों को चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने कहा नहीं, 1971 तक के लोगों को रहने दो। लेकिन जो अब हुआ वो इस सारे को क्या करता है, ज़ीरो करता है। कैसे? क्योंकि उसमें कह दिया गया इल्लीगल माइग्रेंट कौन नहीं है, उन धर्मों के लोग इल्लीगल माइग्रेंट नहीं है जो कि 31 दिसंबर 2014 को या पहले आए हैं। यानी कि इस 25 मार्च 1971 और इसमें बहुत बड़ा गैप हो गया है। वो यहाँ किसी धर्म विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, उनका कहना था सभी बाहर जाओ। यहाँ पर किसी धर्म विशेष को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को दे दी गई है। असम में इसी का विरोध है। केवल यही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न किए गए जो कि इनकी जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी जो चेंजेस आएंगे, डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगे, उस पर असर करेगा। वो कौन से प्रोविज़न है? सीए 2019 को लागू करने से पहले भारत सरकार ने आर्टिकल 372 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को एक पावर है कि वो किसी भी रेगुलेशन को, किसी भी एक्ट को मॉडिफाई कर सकता है, रिपील कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे। और इसी को यूज़ करते हुए क्या किया गया, 11 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंट रेगुलेशन 1873 में अमेंडमेंट कर दी। अमेंडमेंट क्या की? उन्होंने कहा प्रीएम्बल में जिन चीज़ों में, देखिए, इन दी ओपनिंग पैराग्राफ फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कामरूप, दारंग, नौगांव, शिवसागर, लखीमपुर, नागा हिल्स, कछार, इसमें से नागा हिल्स को छोड़कर जितने भी नाम लिए हैं सारे आसाम के हैं। सब्स्टिट्यूट उनको बदल दिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड। तो जस्ट सीए लागू करने से पहले आसाम का जो
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के अंदर जो क्षेत्र था, जो इनर लाइन परमिट में आता था, उसको बाहर निकाल दिया गया। उसको बाहर निकालने के बाद क्या प्रोविज़न किया गया उसी एक्ट में, 2019 के एक्ट में, इस धारा की कोई बात संविधान की 6ठी अनुसूची में यथा सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के 6th शेड्यूल, जो कि जनजातियों की सुरक्षा के लिए कहाँ कहाँ पर लागू है, असम में, मेघालय में, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अधीन अधिसूचित आंतरिक रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को लागू नहीं होगी। तो जस्ट एक्ट को लागू करने से पहले उस आसाम के क्षेत्र को, जो मेजॉरिटी ऑफ एरिया था, उसे बाहर निकाल दिया गया। अगर वो रहता तो आसाम में अभी भी विरोध ना होता, लेकिन उसे निकाल देने के कारण क्या हुआ, वो एक ओपन फील्ड बन गई है। तो ना वो ILP में आया, यानी कि इनर लाइन परमिट एरिया में आया, ना वो 25 मार्च 1971 वाली जो एक डेडलाइन थी उसके अंतर्गत बचाव हो रहा है। तो दोनों तरफ से क्या हुआ है, सिर्फ गैर मुस्लिम को छोड़ के बाकी सारे शरणार्थियों के लिए असम का दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया है। और जो असम के लोग हैं वो यही नहीं चाह रहे। और असम में जो 6th शेड्यूल है उसमें सिर्फ अब क्या बचा है, जो पहले बहुत सारा एरिया था, अब क्या क्या बचा है, केवल कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ और बोडोलैंड, जो कि इन सारे 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनता है, जिसमें आते हैं उदलगिरी, बक्सा, चिरांग और कोकराझार। तो आसाम का जो मुद्दा है वो ये है कि जो लोकल लोग हैं उनकी बजाय अब गैर मुस्लिमों के अलावा सभी को नागरिकता दे दी जाएगी, जो कि जिसका विरोध वो 1971 से ही कर रहे हैं। 79 में मूवमेंट भी की, 85 में जाके अकॉर्ड हुआ, वो सारा जो उनकी सिस्टम था वो सारा फेल हो गया। तो इसीलिए CA लागू होने के कारण देश के बहुत सारे हिस्सों में खुशियाँ मनाई गई, जो जायज़ है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, खास करके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से, जो वहाँ पर जिनके ऊपर वहाँ पर रहने नहीं दिया जाता, उनको कन्वर्जन से बचते हुए या टेररिज्म से बचते हुए भारत में आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। वो एक अच्छी पहल है। लेकिन वहीं पर जो आसाम में प्रॉब्लम है वो अलग प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ इस तरीके का और प्रोविज़न किया जाना चाहिए कि ताकि वहाँ के लोकल लोग और जो शरणार्थी आए हैं उनके बीच में एक बैलेंस बन सके। तो यही हमारा एक टारगेट था कि जिस टॉपिक को, खबर को ये पढ़ के निकाल दिया जाए कि असम में विरोध हो रहा है, उस असम में विरोध क्यों हो रहा है, हम उसके जड़ तक पहुँचे। इसी के साथ धन्यवाद।